अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है कंप्यूटर, और लॉजिक यूनिट के अंदर वो लॉजिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से डिफरेंट लॉजिक्स को सॉल्व आउट कर रहा होता है। और जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं CPU, ये बेसिकली तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, चाहे वो AU ऑपरेशंस हों या LU वाले ऑपरेशंस हों या इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आपके कंप्यूटर में परफॉर्म हो रहे हों। ये एज अ सुपरवाइज़र काम कर रहा होता है तमाम हिस्सों के लिए। लास्ट पे हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। इसके अंदर तमाम तरह डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह, USB फ्लैश ड्राइव हो गया या मेमोरी कार्ड्स हो गए, जिनकी हेल्प से आप डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए सेव करते हो। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ इसमें है डाटा हायरार्की, मतलब डाटा को आप किस किस तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे कि देखें ना, एक इदारे की हायरार्की होती है कि उसका एक CEO होता है, फिर इस तरह से उसके बाद हम आपके पास डिफरेंट टाइप के हेड क्लर्क्स होते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं। इस तरह से एक हायरार्की होती है। इस तरह से अगर हम घर की बात करें तो घर के अंदर वालिदैन हैं, फिर बच्चे हैं, फिर इस तरह से स्टेप वाइज चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है, डाटे को भी इसी तरह से अरेंज किया गया जैसे कि आपके सामने है। अब ये एक पूरे बॉक्स जो आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट एक मेमोरी है, और इस मेमोरी में काफ़ी सारा डाटा पड़ा है, और ये सारा डाटा अगर हम एक जगह पे रखें तो ये फाइल है। इस पूरी फाइल में अगर हम किसी एक डाटा को फैच करते हैं, किसी एक रो को फैच करते हैं, तो वो हमारे पास रिकॉर्ड है। अब जैसे कि ये देखिए, उसने जूडी ग्रीन ये वाली लाइन उठाई पूरी मेमोरी में से, तो ये एक रिकॉर्ड है। ये सारा रिकॉर्ड का कम्बिनेशन जो है ये फाइल है। फिर इसी तरह से एक रिकॉर्ड के अंदर एक ख़ास स्पेसिफिक चीज़, यानी कि नाम हो गया या कलर है या जो भी चीज़ है, वो आपकी फील्ड कहलाती है। फिर वो फील्ड फर्दर जो है वो ASCII कोड्स के ज़रिए या कोडिंग स्कीम के ज़रिए डिकोड होती है 01 की फॉर्म में, और कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली डाटा हायरार्की को समझाने के लिए उसने एक एग्जांपल बनाई है। फिर बाद में वो इसी एग्जांपल को नीचे इलेबोरेट कर रहा है। वो बोलता है कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको हम बिट्स की सूरत में रखते हैं, बिट्स से मिलकर आपके करैक्टर्स बनते हैं, करैक्टर से मिलकर आपकी फील्ड बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास सबसे पहले ये देखें जी, ये बिट है, बिट के बाद ये आपकी कम्बिनेशन ऑफ बिट्स आ रहे हैं, तो ये फील्ड है, फील्ड के बाद रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के बाद आपकी जो है वो फाइल है। अब जैसे कि ये देखें ना जूडी, तो इसको अगर सिर्फ एक जे को कन्वर्ट करें तो आपके पास ये चीज़ आ रही है। इसका अगर ASCII कोड आप देखें, वो कह रहा है ना, ये देखें जी, ASCII करैक्टर जे, कि अगर आप जे की करैक्टर वो करें ASCII कोड के ज़रिए डिकोडिंग करें तो उसके ये बिट्स बनते हैं। फिर इस तरह से U के और होंगे, D के और होंगे, और Y के और होंगे। फिर ये सारे मिलकर एक फील्ड बनाएंगे, फील्ड से रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से फाइल। तो डाटे का बेसिकली ये यूनिट यहाँ पे पढ़ा रहा है, जो आपने आई थिंक फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, बिट बाइट, ठीक है। फिर इसी तरह से किलो बाइट, फिर मेगा बाइट, फिर गीगा बाइट, फिर टेरा बाइट, ठीक है। इस तरह से और होता है जीटा बाइट, योटा बाइट। तो ये आपके जो है वो डाटा के मेजरमेंट का टेबल भी आप जो है इसको भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा यूनिट जो होता है डाटा का, वो आपके पास बिट होता है। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस की अक़साम आ रही हैं, जिसमें आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज का आपको कंसेप्ट पहले दिया जा चुका है कि मशीन लैंग्वेज बेसिकली जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, जो 01 की लैंग्वेज होती है, उसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है जी। ये आपकी मशीन कोड की फॉर्म में होती है, 01 की फॉर्म में होती है। इसको इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जस्ट मशीन ही इसको अंडरस्टैंड कर सकती है। तो इंसान किस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है? इंसान हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। जैसे कि सी लैंग्वेज है, इसमें आप इंग्लिश लाइक वर्ड्स की हेल्प से प्रोग्राम लिखते हैं, और वो प्रोग्राम फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये जो आपने टर्बो सी वाला एक टूल इंस्टॉल किया था प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था कि हम
प्रोग्राम्स राइट करेंगे, और हमने एक एग्जांपल प्रोग्राम भी राइट किया था बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो वो बेसिकली आपने जितना भी प्रोग्राम उसमें लिखा था या नेक्स्ट हम जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे वो सारे के सारे बेसिकली सी लैंग्वेज में होंगे, और सी लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फिर वो जो टर्बो सी का टूल है वो उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि हमारा जो कोड हो, वो प्रोग्राम हो, कंप्यूटर उसको क्या कर सके, एग्जीक्यूट करा सके। तो वो टर्बो सी वाला जो हमारे पास टूल है वो बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो हमारे उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करवाएगा इनटू मशीन लैंग्वेज। उसके बाद एक और चीज़ इसमें है, उसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली एक इंटरमीडिएट टाइप की लैंग्वेज है जो हाई लेवल और लो लेवल के दरमियान में फॉल करती है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं आपके पास वो हाई लेवल लैंग्वेज की आती हैं। ज़्यादातर ये जो लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, इसको मशीन्स की कोडिंग के लिए, डिफरेंट मैकेनिकल टाइप की मशीन्स की कोडिंग के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो हाई लेवल लैंग्वेज के मुतालिक बता रहा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कुछ फिर इसमें टाइप्स बताई जा रही हैं कि आपके पास C++ है, जावा है, C# है, विजुअल बेसिक है। तो ये सारी की सारी जो है वो बेसिकली आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। और इन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होने चाहिए, जैसा कि कंपाइलर है या इंटरप्रेटर हो गया। ठीक है जी, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। फिर यहाँ पे इनका डिफरेंस बताया जा रहा है। वो कहता है जी जो ट्रांसलेटर है उनको हम कंपाइलर कहते हैं, ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज में। दूसरा वो कहता है जो इंटरप्रेटर होता है ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो आपके हाई लेवल प्रोग्राम को डायरेक्टली कन्वर्ट कराता है विदाउट नीड ऑफ कंपाइलेशन। मतलब ये कि अगर उसमें कोई एरर वगैरह आ जाएगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपका कोई एरर नहीं आता तो डायरेक्ट आप इसमें आउटपुट देख सकते हैं। जबकि कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर में पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है, उसके एरर्स उसमें हैं या नहीं है इस चीज़ का मैसेज आपको दिखाया जाता है। उसके बाद जब आप ओके करते हैं तो देन वो आपको आउटपुट दिखाता है। दूसरी एक चीज़ इसमें ये होती है कि जो कंपाइलर हैं ये एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं, और जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को इनटू लो लेवल के अंदर। उसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या बता रहा है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि PHP है, जावा स्क्रिप्ट है, जो बेसिकली आपकी वेब की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ जो कि है C++। तो C++ और C लैंग्वेज के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, तो ये आपने इस बुक से भी इसको तैयार कर लेना है इसके करेक्टरिस्टिक्स को, या आप इंटरनेट पे गूगल पे जाके लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ C लैंग्वेज या C++, तो वो आपने तैयार कर लेने हैं। मज़ीद इसमें तैयार आपने ये एक चीज़ करनी है कि इसको डेवलप किसने किया था, तो उसके मुतालिक ये लाइन आ रही है। ठीक है, वो बोल रहा है कि जी C++ इवॉल्व फ्रॉम C, ये C लैंग्वेज से आई है। इसको डेवलप किया था डेनिस रिची ने। कहाँ पे, बेल लेबॉर्ट्रीज में। ठीक है जी, ये अक्सर MCQs आता है एंट्री टेस्ट में। दूसरा वो कहता है जी C इज़ अवेलेबल फॉर मोस्ट कंप्यूटर एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट। मतलब ये है कि C लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम आप किसी भी कंप्यूटर पे चला सकते हो। उसके बाद फिर कुछ उसके बता रहा है जी ANSI ने कोऑपरेट किया इसके इंटरनेशनल और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO थी, इस कंपनी ने इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस लैंग्वेज को वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्डाइज करवाया। बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि वो लैंग्वेज और उसका तरीक़ाकार और उसमें इस्तेमाल होने वाले जो कीवर्ड्स हैं या फंक्शन है वो अक्रॉस द वर्ल्ड एक जैसे हों। ठीक है, जैसे सिस्टम इंटरनेशनल का निज़ाम आपने पढ़ा था और उसका एक मकसद था, ठीक उसी तरह से ANSI और ISO दो इदारे हैं, इनका काम भी यही है
कि ये कंप्यूटिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को मुतारिफ़ करवाते हैं। बाकी इसमें कुछ हिस्ट्री वगैरह आ रही है, इसको भी आप देख लेंगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट इसमें जो है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिसमें फोर्ट्रान है, कोबोल है, पास्कल है, एडीए है। और इसमें तफसील आ रही है जी बेसिक की, यानी विजुअल बेसिक की, सी लैंग्वेज की, ऑब्जेक्टिव सी की, और जावा की। और ये डिफरेंट जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस इसमें बताई गई हैं। तो ये टेबल आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम है वो उसको किस तरह से लिखते हैं। तो वैसे तो ये मैंने पिछले लेक्चर में भी एक एग्जांपल प्रोग्राम आपको लिख कर दिखाया था टर्बो सी के अंदर। तो इस टॉपिक को हम दोबारा से रिवाइज भी कर लेंगे। और कुछ एक टॉपिक्स हैं हमारे पास, जैसे कि डाटा टाइप है और वेरिएबल का टॉपिक है, वो भी मैं आपको जो है उसी लेक्चर में जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो तब तक आपने ये सारी चीज़ें जो है वो इस बुक से कवर कर लेनी है। ये आपका थ्योरेटिकल टास्क है, और आपके इस कोर्स से रिलेटेड जो बुनियादी या इंट्रोडक्टरी बातें हैं वो इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर के अंदर जो है वो पहले इन 7 टॉपिक्स के अंदर बताई गई हैं, जो मैंने आपको भी वन बाय वन इस लेक्चर में आपसे डिस्कस की हैं। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। मज़ीद अगर इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस टॉपिक से मिलता जुलता टॉपिक इंटरनेट से भी रीड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक इंशाल्लाह ताला हमारा ये आज का लेक्चर तो एंड हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को अगेन रिवाइज करेंगे, और डाटा टाइप क्या होती है और वेरिएबल क्या होता है, ये 2 चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। और उसको बाकायदा तौर पे हम टर्बो सी के सॉफ्टवेयर में भी चला के देखेंगे। तब तक आप ये सारा काम तैयार करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।